हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 10th साइंस विज्ञान पर जो है हम आज अध्याय नंबर 6 पर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम जानते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के नाम से। ठीक है ना। जो चैप्टर 6 है, जो अध्याय 6 है, वो नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। अब बात करते हैं कि नियंत्रण और समन्वय, जो ये दो वर्ड आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पर हम बात करते हैं चैप्टर का। अब ये जो परिचय है इसका देखो क्या है। जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं, इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है, उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। जो लिखा है ये एक्चुअल में क्या है। अब देखो, हमने इसके प्रीवियस जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, उसमें हमने जो है जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। और ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है कि जैव प्रक्रम में जो विभिन्न जीव है, उसमें जीव में जो विभिन्न अलग अलग प्रकार की जो जैव प्रक्रम में होती है ना। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो कैसे पच रहा है, जो है स्वापोषी पोषण कैसे होता है ना। इस प्रकार की अनेकों जो चीजें हैं वो हमने देखी है। ठीक, तो जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं, ये आपको पता है। इन सभी के बीच जो तालमेल बनाए रखने को हम क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। और जैव प्रक्रम में आपने पढ़ा था कि कैसे हर एक चीज जो है बैलेंस है। ठीक है ना, एक प्रॉपर बैलेंस करते हुए जो है होता है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है वो बैलेंस्ड है। ठीक है ना, तो वही चीज है कि इसी को ही जो है हम क्या कहते हैं? समन्वय कहते हैं। मतलब उसको एक तालमेल बनाना, उसको एक बैलेंस करके रखना हर एक चीज को, उसी को हम समन्वय कहते हैं। अच्छा, अब इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को हम के लिए जो है उसके लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब समन्वय और नियंत्रण ये दो चीज है। ठीक है ना, जो कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ये आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज का जो वेरी मोस्ट टॉपिक है वो हमारा है न्यूरॉन के बारे में। ठीक है ना, न्यूरॉन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए हम इसके बहुत डीपली अच्छे से हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है ना। और यहाँ सूचनाओं को विद्युतीय आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टकृत है। मतलब ये है कि जो हमारे पास जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या करता है, ये जो है इलेक्ट्रिक आवेग के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट करता है ना। सूचनाओं को, जो भी इंफॉर्मेशन है, इस न्यूरॉन के वजह से ही जो है कहीं कट लग जाता है, तो हमें कैसे अचानक से पता लगता है हमारे माइंड में, कैसे इस न्यूरॉन के द्वारा ही जो है वो संदेश भेजा जाता है। समझ में आ रहा है? वो सूचना भेजा जाता है। अच्छा, आगे बात करें तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। मतलब तंत्रिका कोशिका जो है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। मानव और अन्य जीवों के मस्तिष्कीय तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम एक वर्ड, के मुख्य धारक होती है। मतलब जो नर्वस सिस्टम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, वो हमारा न्यूरॉन होता है। ठीक है ना। यहाँ एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड कोशिका, मतलब एक सेल होती है, जिसका मुख्य कार्य इंपल्स को प्राप्त करना, उन्हें प्रोसेस करना और फिर इंपल्स को एक से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट, मतलब प्रेषित करना होता है। तो ये जो सूचनाएं हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना न्यूरॉन का काम है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। न्यूरॉन के अनुभाग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब जो न्यूरॉन होते हैं वो, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ना। ये आपको एक दिख रहा है, एक डायग्राम यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है। और इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो हर एक पार्ट को, कि इसमें कैसे मेंशन किया गया। अब हर एक पार्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसका वर्क क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले है डेंड्राइट्स, है ना। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है डेंड्राइट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे डेंड्राइट्स है। क्या है? ये सारे जो आप देख रहे हैं ये हमारे डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? ये छोटे और बाल की दार शाखाएं होती है। ये देखो, ये जैसे है ना, ये सारे हमारे डेंड्राइट्स हैं।
बाल्कीदार ये शाखाएं टाइप का है ना, आपने शाखा देखे हुए पेड़ों में, ये उस टाइप की जो है इसका चित्र होता है, डायग्राम होता है, शेप होता है। तो शाखाएं होती है जो इंपल्स को प्राप्त करने के लिए अन्य न्यूरॉन से संपर्क करती है। मतलब जो इंपल्स होती है उसको जो है प्राप्त करने के लिए ये दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, कांटेक्ट बनाता है, संपर्क करता है ना। अच्छा, आगे जो आता है सोमा, है ना। सोमा की अगर मैं बात करूं तो सोमा जो है जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, ठीक। सेल बॉडी आप देख रहे हैं, ये जो है ना ये हमारा सेल बॉडी है, ठीक है। ये जो टोटली आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो अंदर वाला जो पार्ट है ये आपका सेल बॉडी है, क्लियर है, ये सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी का ये जो पार्ट है वो हमारा सेल बॉडी है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी क्या करता है, जो सेल बॉडी है न्यूरॉन के मुख्य भाग होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इंपल्स को प्रोसेस करने का काम करता है। अब जैसे इंपल्स को प्राप्त कौन करता है, ये डेंड्राइट्स, ठीक है ना। ये डेंड्राइट्स जो है इंपल्स को प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है, दूसरे न्यूरॉन से, ठीक। और उस जो इंपल्स को प्राप्त करता है उसको प्रोसेस करने का काम कौन करता है, ये सेल बॉडी उसको प्रोसेस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। अगला पार्ट आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या कहें, एक्सॉन एक लंबा ठोस शाखा होती है जो इंपल्स को न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाती है। अब इसका क्या काम है, जो इंपल्स हमने डेंड्राइट्स के द्वारा प्राप्त किया है दूसरे न्यूरॉन से, वो क्या करता है, सेल बॉडी जो है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके एक्सॉन के द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है पहुंचाता है। समझ में आया, ये एक्सॉन है। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारे हमारे क्या है, एक्सॉन है। ये वाला ये जो आपको कट टाइप का दिख रहा है यहाँ, ये एक्सॉन है। उसके बाद आता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या करता है, सिनेप्स वे स्थान होते हैं जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ संवाद करता है। इंपल्स को एक से दूसरे न्यूरॉन के बीच ट्रांसमिट करने का कार्य सिनेप्स के माध्यम से होता है, ठीक है ना। मतलब सिनेप्स क्या करता है, ये एक जगह होता है, एक पॉइंट होता है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ क्या करता है, संवाद करता है, मतलब उसके साथ मिलता है और मिल करके जो ट्रांसमिट करने का, प्रेषित करने का काम करता है। मतलब जो भी सूचनाएं होती है वो जो है पहुंचाने का काम कौन करता है, सिनेप्स करता है, क्लियर है। और देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब हर एक चीज का वर्किंग आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो नर्व एंडिंग, मतलब जो नर्व है उसका एंडिंग आपका कहां हो जाता है, यहां आपका उसका एंडिंग हो जाता है, ये वाला पार्ट में, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। कहने का मतलब जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट्स क्या करता है, ये जो है एक छोटे और बाल्कीदार, मतलब शाखा होती है, शाखा टाइप का होता है, जो कि इंपल्स को प्राप्त करने के लिए अन्य न्यूरॉन से क्या करता है, कांटेक्ट बनाता है। ये लिखा हुआ है ना। ये जो डेंड्राइट्स है वो दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, इंपल्स को लेने के लिए कांटेक्ट बनाता है। फिर आता है सोमा, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। अब ये सेल बॉडी क्या करता है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जो लिया है, ठीक है, इंपल्स को, उसको क्या करता है, ये प्रोसेस करता है। फिर आता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है, ये दूसरे न्यूरॉन तक क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद आता है सिनेप्स। सिनेप्स एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है जहां पर एक दूसरे न्यूरॉन के साथ जो है क्या करता है, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो है क्या करता है, संवाद करता है, ठीक है ना, मतलब पहुंचाता है। कहने का मतलब उस इंफॉर्मेशन को, इंपल्स को एक से दूसरे न्यूरॉन के बीच ट्रांसमिट करने का काम जो है सिनेप्स के माध्यम से होता है। सिनेप्स आप समझ लो कि एक पॉइंट होता है, एक स्थान होता है, एक जगह होती है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया है। डायग्राम भी पूछा जा सकता है, आप इसके डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश जरूर करिए, ठीक है। उसको आप अच्छी तरह से बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे इसके डायग्राम और एक्सप्लेनेशन पूछ ले, ठीक है। सिलेबस में भी आपके दिए हुए हैं, जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें भी ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है। न्यूरॉन जीवन के संवाद के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे, हम
कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने का, उसको हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो काम है वो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन ही करता है। न्यूरॉन्स जीवन के संवाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूरॉन ही नहीं होगा तो आप समझ लो कि आपको कट लग जाए, कुछ हो जाए, आपको मतलब पता ही नहीं लग पाएगा। और ये मस्तिष्कीय तंत्रिका प्रणाली के कार्यों को संचालित करता है। अब वही मैंने आपको बताया है कि मस्तिष्क के जो जितने भी तंत्रिका प्रणाली कार्य होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, वो आपका क्या करता है, ये न्यूरॉन के हेल्प से ही होता है ना, संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जैसे कि विचार, अवबोधन और जवाबी प्रतिक्रिया, है ना, कैसे हमें रिएक्ट करनी है, कैसे हमें एक्ट करना है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है न्यूरॉन पर। और न्यूरॉन ही जो है ट्रांसमिट करता है मस्तिष्क को, ठीक है ना। मस्तिष्क को जो है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है कि आप ये जो है वर्क करना है, उस हिसाब से हम जो है अपना एक्टिविटी करते हैं। तो आई थिंक न्यूरॉन के बारे में अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब चलिए इसकी कुछ और भी चीजें हैं वो अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य क्या है, अब आपको पता लग चुका होगा जितना भी चीजें हमने डिस्कस किया है। शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना, ठीक है ना, चेंजेस होने की जो है ना वो सूचनाएं प्रदान करता है। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, मतलब कंट्रोल करता है। आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, है ना। आप कोई भी चीज समझ रहे हो तो वो कैसे समझ रहे हो, इसी के हेल्प से समझ रहे हो, तंत्रिका तंत्र से। ऊतक में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना और तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश करना, मतलब ऊतक में स्थित जो तंत्रिका कोशिका में उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तक ले जाता है और तंत्रिका तंत्र से अंगों के लिए आदेश करता है। अच्छा, एक टॉपिक इसमें आपका आता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। उद्दीपन मतलब कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई जो है एक्ट करना हो, कुछ हो, तो उद्दीपन के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक से अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। मतलब सडनली मस्तिष्क का हेल्प वहां पे जरूरत ही नहीं है हमें, समझ रहे हैं, मस्तिष्क की हेल्प की हमें वहां जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ऐसा तुरंत एक्ट कर लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। जैसे मोमबत्ती की लौ से हाथ छू जाने से तुरंत हाथ हटा लेना, प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है, ठीक है ना। तो आगे यही चीज आपने देखा होगा कि अगर मोमबत्ती के लौ हो गया या फिर कोई भी किसी भी टाइप का जो है आग हो या किसी भी टाइप की ऐसी चीजें हो जो कि आपको हर्ट करता हो, मतलब दर्द देता हो या फिर जलन देता हो, तो हम तुरंत क्या कर लेते हैं, उससे हटा लेते हैं। तो वो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। और प्रतिवर्ती क्रिया, ध्यान रखना, मस्तिष्क नियंत्रित नहीं करता है, इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो मेरुरज्जु का होता है। अगर 100% में से मैं बात करूं तो 97% मेरुरज्जु का जो है इसमें नियंत्रण होता है। और अगर बात करें 3% की, तो वो आपका पता ही है, माइंड के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर माइंड नहीं है ना, माइंड नहीं है तो मेरुरज्जु अकेला क्या करेगा। तो इसीलिए मैंने इसको परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश किया है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है उसमें हमारा मेरुरज्जु का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कुछ क्रियाओं के बारे में। जैसे प्रतिवर्ती क्रिया है, अब प्रतिवर्ती क्रियाओं में सबसे पहले एक आता है हमारा ऐच्छिक क्रिया। नियंत्रित होती है अग्र मस्तिष्क के द्वारा, जैसे चलना, लिखना आदि। मतलब मस्तिष्क के हम आगे बात करेंगे, इसके पार्ट्स भी होते, अग्र मस्तिष्क के द्वारा जैसे चलना, लिखना, ये सारे हमारे ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है ना। ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया जो है किससे नियंत्रित होती है, मस्तिष्क के आगे वाले पार्ट से। जैसे चलना, ये सब चीज, चलने का मन कर रहा है तो मस्तिष्क तो कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया है जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार नियंत्रित ना कर सके, ठीक है। यहाँ मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, जैसे हृदय स्पंदन। अब आप चाहोगे कि हमारा हृदय की जो स्पंदन है वो रुक जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये हमारे इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है, ये हमारे अनिच्छाओं पर हो रहा है। मतलब हम चाह के भी इसको नहीं रोक सकते और चाह के भी हम इसको स्पंदन नहीं करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको वाइब्रेट नहीं, धड़कना, अब हृदय का धड़कना आप खुद समझो ना, ये स्वतः होने वाली क्रियाएं है।
अब इसमें हमारी कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि मुझे जैसे खाने के टाइम हमें इच्छाएं होती है कि मुझे ये खाना है ना। अब मुझे इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं हो रही, तो मुझे ये नहीं खाना है, तो ऐसा तो नहीं है, ये अनैच्छिक है ना। जो दिल का जो धड़कना है ना, हृदय का जो स्पंदन है, वो हमारा अनैच्छिक क्रियाएं होती है। इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इच्छा अनुसार नियंत्रित ना कर सकते, जिसको नहीं कर सकते। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाएं यहाँ निर्वज्य द्वारा निर्मित होती है, जो कि इसी में मैंने आप लोगों को बता रखा है। जैसे खाने को देखकर मुंह में पानी आ जाना, ठीक है, ये सारा जो है हमारे किस में आता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में आता है। समझ में तो ये कुछ तंत्रिका तंत्र से संबंधित रिलेटेड कुछ कोरिलेटेड टॉपिक था, जो कि वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है जरूर बताइए। और आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हो सकता है कि मानव मस्तिष्क का जो है सचित्र वर्णन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक चीज डिस्कशन करेंगे कि मानव मस्तिष्क में क्या क्या होता है और ये इसकी संरचना क्या होती है। आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा है कि मानव मस्तिष्क मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अंगों में से एक है। आपको पता ही है जैसा कि मानव मस्तिष्क के है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मस्तिष्क नहीं होगा तो आप अपने जीवन की कल्पना कैसे करेंगे, एक बार सोच के देखिए। यहाँ एक न्यूरोलॉजी के प्रमुख क्षेत्र में आता है। न्यूरोलॉजी मतलब जो है मस्तिष्क से संबंधित जो स्टडीज होती है, वो मतलब आप कह सकते हो कि न्यूरोलॉजी बोला जाता है। और यहाँ न्यूरोलॉजी के प्रमुख क्षेत्रों में आता है। मस्तिष्क एक गोलाकार या अंडाकारी जिगर जैसा दिखता है। तो मतलब आप देख सकते हो, ये डायग्राम है आप लोगों का, ठीक। तो ये कैसे दिख रहा है, गोलाकार भी होता है ना, जिगर जैसा दिखता है, जिसमें लगभग 1.4 किलोग्राम का वजन होता है। अब जो मस्तिष्क है वो लगभग 1.4 किलोग्राम का वेट होता है। मस्तिष्क का सतह खुरदरी होती है और मस्तिष्क का जो सतह है वो हमारा कैसा होता है, खुरदरी होती है। और यहाँ ग्रे मैटर यानी कि भूरा भाग और व्हाइट मैटर यानी कि सफेद भाग से मिलकर बना होता है। आप लोग देख सकते हो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर करके, ये ग्रे है और ये व्हाइट है, तो आप देख सकते हो ये दोनों भाग मिल करके क्या होता है, मस्तिष्क हमारा बनता है। अब बात करते हैं कि मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। मस्तिष्क के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं और इसमें मस्तिष्क की 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला भाग जो होता है वो हमारा होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब क्या है, ये मतलब सामने वाले की बात कर रहा हूं, फोर ब्रेन बोलते हैं हम इसको, ये अग्र मस्तिष्क या फिर फोर ब्रेन। यहाँ मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसमें थैलेमस और हिपोकैम्पस जैसे महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक कार्यों के लिए जिम्मेदार संरचनाएं होती है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, जो कि मध्य मस्तिष्क बोलते हैं हम उसको। ये जो पार्ट है वो हमारा मध्य मस्तिष्क है। क्लियर है, ये जो पार्ट है वो हमारा मध्य मस्तिष्क है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कलर लेते हैं। ये जो पार्ट है वो हमारा मध्य मस्तिष्क में आता है। ठीक है, दिखाता हूं मैं अभी यहाँ से। ये है मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ क्या करता है, यहाँ भाग शारीरिक कार्यों के नियंत्रण में मदद करता है और विभिन्न संरचनाओं के बीच संवाद का केंद्र होता है। मतलब जितने भी हम शारीरिक या फिर फिजिकल जो भी हम वर्क करते हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये जो मध्य मस्तिष्क है वो उसी को कंट्रोल करने का काम आता है और विभिन्न संरचनाओं के बीच संवाद का केंद्र होता है। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है, यहाँ मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। ठीक है ना, मतलब जिसको हम बोलते हैं पश्च वाला मस्तिष्क, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, हिंड ब्रेन बोलते हैं इसको, प्रामस्तिष्क। ठीक, यहाँ मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और इसमें पोंस, मेडुला और सेरेबेलम जैसे अहम अंग होते हैं। ठीक है ना, पोंस ये हो गया, पोंस आपका ये वाला जो पार्ट है वो आपका पोंस हो गया। ये आपका जो है मेडुला हो गया। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये मेडुला है। ठीक है, मेडुला। उसके बाद सेरेबेलम, सेरेबेलम ये सारी इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है वो हमारे इस पश्च मस्तिष्क में होता है, मतलब हिंड ब्रेन में होता है ये। ठीक है ना, जो
सांस, दिल की धड़कन और संतुलन के नियंत्रण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। देखो मस्तिष्क का भी अलग अलग पार्ट है, ऐसे फोर ब्रेन मतलब अगला वाला, ये क्या काम करता है आप देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको अगर सचित्र वर्णन करने के लिए आए तो आपको ऐसे वर्णन करनी पड़ेगी, तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स इसमें मिलते हैं। चलिए अगले थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे भी बहुत कुछ है इसमें। तो इसमें जो है अगला है नेक्स्ट है मस्तिष्क के शारीरिक और मानसिक कार्यों में भूमिका। क्या क्या भूमिकाएं होती है? मस्तिष्क नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, मतलब कंट्रोलिंग का काम करता है, जिसमें हमारी चलने, बोलने, सुनने और सोचने की क्षमता में सुधार होता है, मतलब इतना कंट्रोल होता है। देखो यहाँ हमारी भावनाओं, भाषा, स्मृति और सीखने की क्षमता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। मस्तिष्क की बनावट कैसे होती है? बनावट कैसी होती है? देखो मस्तिष्क छोटे से वायुमंडलीय यानी कि फ्रंटल और पश्चिमी ऑक्सीपिटल पक्षों में विभाजित होता है, जिन्हें कोरेक्स और मेडुला भी अपने भीतर शामिल करते हैं। ठीक है ना, ये मेडुला आप देख सकते हो, कोरेक्स और मेडुला जो है अपने अंदर क्या कर लेता है, ये अंदर जो है समाहित होता है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये सारे अलग अलग वर्क करता है। तो वही चीज इसने बताया कि बनावट कैसे होते है, कैसे काम करता है। मस्तिष्क हमारे सारे शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसका स्वस्थ रहना हमारे सारे जीवन के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। ये चीज आपको पता ही है, मस्तिष्क जो है हमारा स्वस्थ होना चाहिए, तभी आप जो है अपने जीवन काल में अच्छी चीजें सोच पाओगे, अच्छा काम कर पाओगे, अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाओगे। चलिए अगला हम बात करते हैं। देखो अब मस्तिष्क के कुछ भाग हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क, अभी सब मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया है, लेकिन एक जो है समरी फॉर्म में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क मुख्य भाग है, जिसमें संवेदी व प्रेरक भाग होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, जिसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग यानी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए के क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है और ऐच्छिक पेशियों की गति को भी नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जो कि रासायनिक समन्वय होती है, और पीयूष ग्रंथि होती है, हार्मोन स्रावित करती है। मस्तिष्क में ये जो है पीयूष ग्रंथि जो है क्या करती है, हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। ठीक है ना, खुश होने का, इस टाइप के, दुखी होने का। पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो पीछे वाला जो मस्तिष्क होता है, इससे पहले मैंने ये चीज आप लोगों को बता रखा है कि ये बॉडी को कंट्रोलिंग का काम करता है। उसके बाद मेडुला होता है। मेडुला क्या करता है, अनैच्छिक कार्य जैसे रक्तदाब, मुंह में लार आना, वमन आदि पश्चिम मस्तिष्क में मेडुला द्वारा नियंत्रित होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क मैंने आप लोगों को अभी यहीं पे दिखाया था। ठीक है ना, यानी कि ये जो है मेडुला की मैं बात कर रहा हूँ। मेडुला क्या काम करता है, ये जो हमें मुंह में लार आता है ना, उसके बाद रक्तदाब होता है, ये सारी चीजें जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद पॉन्स, ये श्वसन नियमन में भाग लेता है। पॉन्स आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पॉन्स है ऊपर, ये श्वसन को कंट्रोल करने का काम आता है। ठीक है ना, देखो कितना अच्छा ये जो है टॉपिक था आज का। मानव मस्तिष्क, आपके पास मस्तिष्क भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको इसके बारे में हो सकता है कि नहीं पता है। लेकिन आशा करता हूं कि आपको जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं कुछ चीजें डिलीवर कर पाया हूं। पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, पादप मतलब क्या होता है, प्लांट्स, जो पेड़ पौधे, जो पौधे आप देख रहे हैं वही हमारा जो है पादप होते हैं। ठीक है ना, तो पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन नाम से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन है क्या। देखो पादपों में समन्वय एक महत्वपूर्ण गुण है जो पौधों की जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करता है। पादपों में समन्वय का मतलब होता है कि पौधों के अंदर होने वाले विभिन्न गतिविधियों को संचालन किसी नियमित और संगठित तरीके से किया जाता है, ताकि पौधा अपने विकास, प्रक्षिप्ति और प्रकृति संरचना को सही ढंग से प्रबंधित कर सके। तो देखो पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, टोटली जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, उनकी वृद्धि है ना, उनकी वृद्धि उनके विकास से संबंधित है, उसकी जो संरचना है वो कैसी बनेगी, वो इन पर डिपेंड करता है, इनके कोऑर्डिनेशन पर, इनके समन्वय पर डिपेंड करता है, जो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं, समन्वय। ठीक है ना,
पादपों में समन्वय के कुछ मुख्य तत्व निम्नलिखित हो सकता है, जैसे आर्थिक प्रक्रियाएं, जैसे जल, मिट्टी और ऊर्जा का आदान प्रदान। जैसे पौधों को जल, मिट्टी और सूरज की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आपको पता है ना। पादपों में समन्वय के माध्यम से पौधे ये संसाधन अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्राप्त करते हैं और उन्हें उनकी आवश्यकता के हिसाब से क्या करता है, प्रयोग करता है। जैसे मिट्टी हो गया, ऊर्जा हो गए, है ना, इन जल हो गया, इन सब चीजों का आदान प्रदान क्या करता है, वो अपने हिसाब से, जैसे जितना उसको रिक्वायरमेंट है वो अपने हिसाब से वो ले लेता है। उसके बाद आ रहा है विकास और वृद्धि। पादपों में समन्वय के बिना विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं अनियमित हो सकती है ना, और पौधों की सबसे महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अब देखो विकास और वृद्धि कि अगर मैं बात करूं, अगर समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं कि तालमेल बनाना, ठीक है ना, तालमेल बनाना। तो अगर तालमेल ही नहीं रहे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहे, तो सोचो ना कि उसकी वृद्धि किस प्रकार से होगी। उसको जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उतना ऊर्जा ना ले, उससे अधिक ले, या फिर जितना उससे कम ले, तब भी तो एक पादप की वृद्धि में जो है बाधा डाल सकता है। जितनी मिट्टी की उसको आवश्यकता है उतना उसको ना मिले, है ना। उसके बाद जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ना मिले, तो मुझे दिक्कत है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा। पौधों को अपने समावेशी पर्यावरण में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथी पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। सॉरी, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, थोड़ा हेल्थ इश्यू है इस वजह से, है ना, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वीडियो में आप लोगों को हो सकता है थोड़ी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही हो। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा की बात अगर मैं करता हूँ, तो पौधों को अपने समावेशी पर्यावरण में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथी पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है। समझ में आ रहा है? प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है कि उनसे तालमेल बनाना, है ना, उनसे लड़ना, उनसे सुरक्षा होना, तो ये भी करना पड़ सकता है। तो ये भी जो है समन्वय के लिए कुछ जो है तत्व है ना। अब चलिए आगे चलते हैं और इस टॉपिक पर और भी थोड़ा सा हम डीपली डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहले पादपों में गति की एक बात करते हैं कि देखो, पादप मतलब होता है पौधा, और पौधा गति करता है, यह आपने जरूर देखा होगा। पादपों में गति एक महत्वपूर्ण गुण है ना। अब गति तो होता ही, आप पौधे को लगाते हो, बीज अंकुरित होता है, बढ़ता है ना, बड़ा होता है, फल भी देता है। तो ये क्या है, ये गति तो है, वृद्धि तो है, जो पौधों की जीवन प्रक्रिया को संचालित करता है। गति का मतलब होता है कि पौधों के विभिन्न भाग अपने स्थान से हिल सकता है या बदल सकता है। पौधों में गति के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट, पौधों की वृद्धि एक प्रकार की गति होती है जो उनके लंबाई, आपने देखा होगा, बढ़ती ऊंचाई और बढ़ती मांसपेशियों को संकेत देती है। यहाँ गति उनकी जीवन प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें उनके पर्यावरण में बेहतर ढंग से समायोजित करती है। अतिशयोक्ति, ट्रॉपिज्म, ठीक है ना। ट्रॉपिज्म में क्या है, देखो, पौधों में अतिशयोक्ति गति होती है जिसमें पौधे सूरज की ओर बढ़ने या उससे दूर जाने का प्रयास करते हैं। देखा होगा आप लोगों ने ये चीज कि जिधर सूरज होता है, पौधों की जो वृद्धि है वो उधर ही होता है। समझ में? तो उसी को हम अतिशयोक्ति कहते हैं। इसमें कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रक्षिप्ति, है ना, फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें पौधा, फोटो का मतलब होता है फोटोन, और फोटोन जो शब्द आया है वो सूर्य के किरण से आया है, ठीक है ना। तो जिसमें पौधा सूरज की ओर बढ़ता है। और वायु त्रस्ती मतलब जियोट्रॉपिज्म, पौधा जिसमें भूमि की ओर बढ़ता है, ठीक है ना, जिसमें जियो मतलब धरती होता है और धरती की तरफ जो है बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति में आता है, ट्रॉपिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं पूर्णिमाकृति, ठीक है। पूर्णिमाकृति में क्या है, देखो, कुछ पौधों में पूर्णिमाकृति गति होती है जिसमें पौधे अपने आप को घुमाते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर उसमें जो है आता है, घुमाते हैं या फिर गति करते हैं। इसका उद्देश्य अपने पर्यावरण में सबसे अधिक उपयोगकर्ता स्थान ढूंढना हो सकता है। गति के द्वारा पादपों को अपने पर्यावरण में बेहतर से बेहतर ढंग से अनुकूलित होने में मदद मिलती है और
इससे उनकी सफलता और प्रजनन में भी मदद मिलती है। समझना, तो गति का होना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर पादप जो है जो पौधा है, जो प्लांट्स है, वो गति नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसकी वृद्धि नहीं हो पा रही है ना। उसका कोऑर्डिनेशन, उसका जो समन्वय है वो बिगड़ चुका है। यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा होगा, ये अतिशयोक्ति का ही एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया था, जिसमें एक पौधा लगा हुआ है और सूर्य के प्रकाश की ओर ही जो उसकी गति हो रही है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे इस पर और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब पादप हार्मोन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। पादप हार्मोन क्या करता है, पौधों के विकास, जैसे इंसान होता है, मानव होता है, इसमें भी जो है हार्मोन्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसे ही पादप में भी हार्मोन होते हैं। पौधों के विकास, वृद्धि और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे पादप है, जो पौधा है, उसको नियंत्रित करना, उसका ग्रोथ होना, इन सब के पीछे जो है एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसको हम जो है पादप हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन्स पौधों के अंदर प्रतिस्पर्धा, गति, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पादप हार्मोन कई प्रकार के हो सकते हैं और इनमें से प्रमुख हार्मोन निम्नलिखित है, ठीक है ना। जैसे हमारा आता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ऑक्सिन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और विकसित और नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने में सहायक करते हैं। ऑक्सिन्स जो हमारे पास हार्मोन्स है। उसके बाद आता है गिबरेलिंस, ठीक है ना। गिबरेलिंस क्या करता है, गिबरेलिंस वृद्धि, विकसन और बीजों की अनुगमन में मदद करता है। अगला है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स वृद्धि की गति को नियंत्रित करता है और खुदरा ऊंचाई की ओर जाने में सहायक होता है। जैसे खुदरा जगह होता है तो ऐसी जगह पर बढ़ने में जो है क्या करता है, ये जो साइटोकिनिन है ये मदद करता है। उसके बाद आता है ऑब्सिसिक एसिड। ऑब्सिसिक एसिड क्या होता है, देखो ऑब्सिसिक एसिड वृद्धि को नियंत्रित करता है और पादपों को स्थान और जल की आपूर्ति की कमी के तत्वों के खिलाफ संरक्षणीय प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, मतलब ये बचाता है, ठीक है ना। उसके बाद एथिलीन। एथिलीन क्या है, एथिलीन मूल रूप से पूरे पौधों की वृद्धि और विकसन में महत्वपूर्ण होता है और यहाँ फूलों के खिलने और फलों के पकने को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिस पर मैंने डिस्कशन किया है। यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पर जो है अलग अलग हार्मोन जो है वर्क करता है। ये पादप हार्मोन पौधों की जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है और इनकी समृद्धि, प्रतिक्रियाओं और परिपक्वता को नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। अब बच्चों चलो कुछ जो हमने ये पढ़ा है पादप के बारे में, पादप में समन्वय के बारे में, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पादप हार्मोन क्या है। अभी मैंने बताया कि जो पौधों को वृद्धि करने के लिए एक प्रकार का जो है रसायन होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है। देखो वे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों के वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बात किया था ऑक्सिन, इथाइलिन, जिब्रेलिन, है ना, साइटोकाइनिन, है ना, एब्सिसिक अम्ल, ये सारी चीजें। अच्छा उसके बाद आता है सुई मुई की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। देखो छुई मुई पौधों पर प्रकाश शानुवर्तन गति का प्रभाव पड़ता है। पौधों पर प्ररोह बहुत धीमी गति से प्रकाश आने की दिशा में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसमें पत्ते स्पर्श की अनुक्रिया के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम छूते हैं जो है वो मुरझा जाता है। छुई का अगर पौधा आपने देखा है, स्पर्श होने की सूचना इसके विभिन्न भागों को बहुत तेजी से प्राप्त हो जाती है। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, यानी कि हार्मोन्स का यूज करते हैं। इसमें उसमें सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं, इसलिए वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपने पत्तों को सिकुड़ कर उनका आकार बदल देते हैं। अगला एक पादप हार्मोन का नाम दीजिए जो वृद्धि करने के लिए ऑक्सिन एक हार्मोन है, मैंने बताया था।
किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन किस प्रकार सहायक है? जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तब ऑक्सीन नामक पादप हार्मोन प्ररवों के अग्रभाग से संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है, मतलब पौधे पर जब एक तरफ से प्रकाश आ रहा होता है तो ऑक्सीन विसरित होकर प्ररवों में छाया वाले भाग में जो है चला जाता है। प्ररवों की प्रकाश से दूर वाली दिशा में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में बढ़ने के लिए उद्दीप्त करता है ना, प्रेरित करता है और वहां प्रतान की सहायता से किसी दूसरे पादप या बाढ़ के ऊपर चढ़ता है। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वहां भाग तेजी से वृद्धि कर जाता है। यही चीज हार्मोन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। अगला है जलाणु परिवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना जो है। जलाणु परिवर्तन क्या होता है? जलानुवर्तन क्या होता है? जलानुवर्तन क्या होता है कि मतलब जो जैसे कोई पेड़ है या कोई पादप है, उस पादप की जो जड़ है वो जिधर से हम पानी डालते हैं ना, पानी का प्रवाह जिधर से होता है उधर जो है उसका वृद्धि होता है, तो वही हमारा जलानुवर्तन होता है। देखो लकड़ी का बना एक लंबा सा डिब्बा लेंगे, आप करके देख सकते हो उसको, जिसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भरो, इसके एक सिरे पर एक पौधा लगा दो, सिरे जिसमें डिब्बे में पौधों की विपरीत दिशा में, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक डब्बा आपने लिया है, इसमें आपने मिट्टी भर दिया, खाद और मिट्टी आपने इसमें भर दिया। अब मान लीजिए कि इस सिरे में आपने एक पौधा लगा दिया, एक पादप आपने लगा दिया, और इसके विपरीत सिरे में आपने क्या कर दिया है, एक कीप लगा दिया, जिससे कि आप जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, पानी डाल सकते हो। तो आप जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद अगर आप थोड़ा सा मिट्टी हटा करके देखोगे तो इसकी जड़ है वो इधर ही गति करेगा, ठीक है ना, इधर गति करेगा। तो ये एक जो है छोटा सा एक्सपेरिमेंट ही आप कह लीजिए या हो सकता है, ठीक है ना। जो हमने अभी पादप में समन्वय के बारे में पढ़ा था उसका कुछ क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। जंतुओं में हार्मोन्स, ठीक है, इसके पहले हमने जो है पादपों में हार्मोन्स की बातें हमने जो है देखा था, पादपों में समन्वय देखा था, यानी कि पौधों में समन्वय कैसे होता है, ठीक, हार्मोन्स क्या क्या होती है उसमें, वो सब हमने देखा है। आज हम जंतुओं में जो है हार्मोन्स को देखेंगे, है ना। तो हर एक चीज को एक एक करके डिस्कशन हम कर रहे हैं। चैप्टर का पूरा डिस्कशन आज लास्ट है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे प्लस अभ्यास के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जंतुओं में हार्मोन कैसे होता है। आपने प्रीवियस के लेक्चर में अगर आपने अटेंड किया है तो देखा होगा कि पादपों में जो हार्मोन्स होते हैं वो पादपों के ग्रोथ में किस प्रकार से सहायक होते हैं, मतलब कैसे उसको कोऑर्डिनेट करते हैं उसके ग्रोथ करने में, ठीक है। तो वैसे ही जंतुओं में भी हार्मोन्स होते हैं, मतलब जैसे हम इंसान हैं है ना, या फिर कोई जानवर है, ठीक, उनमें भी जो है हार्मोन्स होते हैं जो कि उनके ग्रोथ करने में मदद करते हैं। जैसे चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि हार्मोन जंतुओं के शारीरिक और मानसिक कार्यों को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए हार्मोन्स के बिना हम अपने जीवन में, है ना, जितने भी बदलाव देखते हैं, अब शारीरिक जीवन में हम मानसिक जीवन में बहुत सारे बदलाव देखते हैं, है ना, तो वो बदलाव जो है कौन करता है, हार्मोन्स करता है, जो कि एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है ना, जो उनके अंतर्निहित तंतुओं या ग्रंथियों से निकलकर संवाद करते हैं, मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट से ही जो है वो क्या होता है, निकलता है, ठीक। हार्मोन के कार्यों में संतुलन बनाना और विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शामिल होता है। इनमें जंतुओं के विकास, वृद्धि, प्रजनन, जनन, खाद्यापन और बाह्य प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण शामिल है। अब जैसे हम हंस रहे हैं तो उसमें भी हार्मोन्स जो है उत्तरदायी होता है ना। जब हम खुश हो रहे हैं उसमें भी हार्मोन्स जो है उत्तरदायी होता है, ठीक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील करेंगे अगर आप हार्मोन्स पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, आप हंस रहे हो, खुशी आपकी हो रही है, दुखी हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्रजनन हो रहा है, जनन हो रहा है, तो ये सारी प्रक्रियाओं में जो है हार्मोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। जंतुओं में हार्मोन्स की उत्पत्ति अक्सर उनकी ग्रंथियों द्वारा होती है। अलग अलग ग्रंथियां होती है और उन अलग अलग ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार की जो है हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, पानी पिपासु ग्रंथि, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, है ना,
पानी पिपासु ग्रंथि। उसके बाद जो है बैगस कांडा जिनको हम पिन्ना। उसके बाद हार्मोन रक्त वाहक से जम जाते हैं और फिर उन्हें अन्य ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई करते हैं। जैसे जैसे ये हार्मोन अपने लक्ष्य जगह पहुंचते हैं वे शारीरिक प्रक्रियाओं को धीरे धीरे क्या करने लगती है, नियंत्रित कर लगते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग जगह से जो है अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलती है और वहां से निकल करके जहां पर अटैक करनी चाहिए, मतलब जहां पर पहुंचनी चाहिए, वो जो है वहां पर पहुंचती है ना। और जितने भी शारीरिक क्रिया है वो धीरे धीरे हमारी क्या होती है, नियंत्रित होती है। अब जैसे हंसने के लिए जो हार्मोन निकल रहा होगा तो वो हार्मोन जो है हमारा कौन सी क्रिया करवाएगा, हंसने की क्रिया करवाएगा। अगर रोने वाला हार्मोन यानी कि दुख जब होता है तो रोने वाला यानी कि दुख वाला हार्मोन रिलीज होगा, तो उस टाइम जो है हमारा जो है रोने का मन करेगा। तो ये शारीरिक क्रियाएं हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है और अलग अलग शारीरिक क्रियाएं जो है उसके अंतर्गत होने लगती है। यहाँ कुछ प्रमुख हार्मोनों के उदाहरण हैं जो मानव और जीवों के शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ हार्मोन्स की लिस्ट है यहाँ पर मैंने ले रखा है आप लोगों के लिए। बहुत ही बेसिक हार्मोन्स है जो कि जाननी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन पैंक्रियास ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब पैंक्रियास ग्रंथि होता है। अभी मैं आप लोगों को आगे भी थोड़ा बताऊंगा डायग्राम के हेल्प से भी। और रक्त शर्करा में के स्तर को नियंत्रित करता है, मतलब जो आपका ब्लड शुगर होता है ना, आपने सुना होगा कि ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है एक प्रकार की आपका हार्मोन है। ये कहने का मतलब इंसुलिन जो है हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन कहां पर जो है उत्पन्न होता है, पैंक्रियास ग्रंथि द्वारा। ठीक है ना, पैंक्रियास ग्रंथि में उत्पन्न होता है जो कि ब्लड शुगर को जो है नियंत्रित करता है, मतलब रक्त शर्करा जिसको हम बोलते हैं। यहाँ डायबिटीज जैसी बीमारियों के इलाज में महत्वपूर्ण है। मतलब आपने सुना होगा कि जो डायबिटिक जो पर्सन होता है ना, उनको इंसुलिन की दवाई दी जाती है। इसीलिए दी जाती है ताकि जो है उनका जो मतलब ये कहने का मतलब एक प्रकार का हार्मोन है वो अलग से इंजेक्ट करवाया जाता है बाहर से, ताकि उस बीमारी को क्या करा जा सके, उसको कंट्रोल करा जा सके। ठीक है ना, यानी कि जो डायबिटीज है। उसके बाद अगला आता है थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला, थायराइड ग्रंथि आपको पता ही होगा गले के वहां पे, तो उसके द्वारा जो है थायराइड हार्मोन उत्पन्न होता है। इन हार्मोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है जैसे शारीरिक मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे कि ऊंचाइयों को बनाए रखना और ऊंचाइयों की गठन में मदद करना। ठीक है। उसके बाद आता है अगला एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन महिलाओं के जनन प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि गर्भाधान, मासिक चक्र और स्तन का विकास करने में जो है ये एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर किसी भी महिला को गर्भ धारण करनी है तो एस्ट्रोजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हार्मोन्स की अगर कमी हो गई तो वो महिला गर्भधारण नहीं कर सकते। अगला हम बात करते हैं मासिक चक्र की। तो इसमें जो एस्ट्रोजन होता है ये अगर डिसबैलेंस हुआ तो मासिक चक्र भी जो है ये आपका डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आता है स्तन का विकास। महिलाओं में स्तन का विकास जो है एस्ट्रोजन के वजह से ही होता है। अगला हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी महिलाओं के जनन प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है और गर्भाधान के लिए जो है क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है वैसे ही पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ मानव पुरुषों के लिए मूड और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि मानव गर्भाशय और वृद्धि के लिए। ठीक है ना। उसके बाद आता है कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलकर स्ट्रेस का प्रतिक्रियात्मक हार्मोन होता है और शरीर को स्थायित करने के लिए स्ट्रेस के साथ संगठित होने में क्या करता है, ये मदद करता है। उसके बाद मेलेटोनिन हार्मोन होता है। एक मेलेटोनिन सुप्राक्षी पुष्टि ग्रंथि यानी कि पाइनल ग्लैंड द्वारा उत्पन्न होता है और निद्रा और दिन रात की गतिविधियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोगों को जाननी चाहिए। कहां से क्या हो रहा है वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज आई थिंक मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं। ये हार्मोन उदाहरण सिर्फ कुछ है, क्योंकि ये हमारे कुछ बेसिक हार्मोन्स है जो कि आप डेली के दिनचर्या में कुछ चीजें आप लोग नोटिस करते होंगे।
तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अगर कभी आपको जरूरत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं वीडियो अलग से बना करके दे दूंगा। और जीवों में और भी कई प्रकार के हार्मोन होते हैं जो उनके शारीरिक प्रक्रियाओं को संचालित और संचालित करने में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि अगर आप हार्मोन्स को अपने जीवन काल से जो है थोड़ा सा अगर साइड करके रख देते एक टाइम के लिए, तो आप सोच के देखिए कि इसके बगैर आप कोई भी जो है शारीरिक क्रिया कर ही नहीं पाओगे। आपका जो शारीरिक क्रिया प्रक्रिया है वो नियंत्रित नहीं हो सकता है ना। आप सोचो, हंस भी नहीं पाओगे, रो भी नहीं पाओगे, प्रजनन नहीं कर पाओगे, जनन नहीं कर पाओगे, तो फिर आपकी जिंदगी में फिर रहा ही क्या। ये सारी चीजें अगर जो है हार्मोन की कमी हो जाए तो आप ये सारी चीजें अपने लाइफ से सोच लीजिए कि हट गया है, नहीं हो सकता कुछ भी। अच्छा, अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डायग्राम लिया है। सबसे पहले डायग्राम में हम जो है मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, जो हार्मोन्स की जो ग्रंथियां होती है वो अलग अलग ग्रंथियां हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद पहला वाला जो है ए नंबर है नर, यानी कि ये नर जो है और ये वाला जो है मादा है, ठीक है ना, ये पुरुषों वाला है ठीक। और ये जो है महिलाओं वाला है, ठीक है, महिलाओं का बॉडी का जो है ये चित्र है। अब यहाँ पर जो है अब अलग अलग जो है हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये जो है आपका हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस है ये वाला पार्ट। उसके बाद ये पीनियल ग्रंथि है, ये वाला क्या है, पीनियल ग्रंथि है। यहाँ देखो ये जो पार्ट है सर में, ये पीयूष ग्रंथि है। उसके बाद पार्वतु ग्रंथि यहाँ पर होता है, आवटु ग्रंथि यहाँ पर होता है, थाइमस ग्रंथि ये यहाँ पर जो है थाइमस ग्रंथि होता है। ये अग्नाशय है, यहाँ पर क्या है, ये अग्नाशय है। उसके बाद ये अधिवृक्क ग्रंथि है ये। उसके बाद ये वृषण है, ये पुरुषों में वृषण होता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखो महिलाओं की अगर बात करें तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कुछ चीजें तो कॉमन होती है, जैसे जो ये इस वाले पार्ट में जो ग्रंथियां हैं वो देखो कॉमन है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, प्रावटु ग्रंथि है ना, आवटु ग्रंथि, उसके बाद थाइमस ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय ये भी कॉमन है पुरुषों, अधिवृक्क ग्रंथि, उसके बाद ये अंडाशय। ये दो चीज जो है पुरुषों में और महिलाओं में डिफरेंट होता है। पुरुषों में हमारे वृषण होते हैं और अगर बात करें महिलाओं की तो उसमें जो है अंडाशय होता है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया है। एक मैंने छोटा सा यहाँ पर टेबल लिया है जो कि एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है, थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। जैसे हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो वृद्धि हार्मोन में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से, है ना, पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं। और कार्य क्या होता है, सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। मतलब ये जो वृद्धि हार्मोन है जिसको हम पीयूष ग्रंथि से जो है निकलता है, जहां से निकलता है उसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि। तो वहां से स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, जो कि सभी अंगों को क्या करता है, वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है हमारे पास थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियम जो है नियमन करता है, कंट्रोल करता है। इंसुलिन है ना, इंसुलिन क्या है, रक्त शर्करा स्तर का नियमन करता है, इसको नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है अभी बताया मैंने, यहाँ जो पुरुषों में वृषण में उत्पन्न होगा और महिलाओं में अंडाशय में उत्पन्न होगा। तो मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। उसके बाद एड्रीनलिन, एड्रीनलिन जो है क्या है, हार्मोन है, और एड्रीनलिन ग्रंथि से जो है ये क्या होता है, उत्पन्न होता है ना। तो ये क्या करता है, देखो ये मोचक हार्मोन है एक्चुअली में, और इसमें जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है, यहाँ पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हार्मोन कैसे कहां से उत्पन्न हो रहा है और क्या काम कर रहा है, ठीक है। हर एक चीज जीवन में देखो स्मूथली हर एक चीज चलता तो है, लेकिन उसके पीछे का साइंस और उसके पीछे का लॉजिक हमें पता होनी चाहिए। अब चलिए इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में दिया भी है और जिस पर हम यहाँ पर बात करते हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जाए। सबसे पहले बात करते हैं जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतु है उसमें रासायनिक समन्वय कैसे होता है, अब आपको अभी मैंने बताया है। जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों विशेष रसायनों को उत्पन्न करती है ना। वे रसायन या हार्मोन, हार्मोन कह सकते हैं, मतलब जंतुओं को सूचनाएं संचारित करती हैं, करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं।
अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रिनलिन हार्मोन सीधा रुधिर में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक क्या होता है, पहुंचता है। ऊतकों में विशिष्ट गुण होते हैं जो अपने लिए आवश्यक हार्मोन की पहचान कर उनका उपयोग बाहरी या भीतरी स्तर पर करते हैं। विशिष्टीकृत कार्यों को करने वाले अंगों में समन्वय कर वे हार्मोन अपना क्या करता है, विशिष्ट प्रभाव दिखाता है। मतलब वही चीज बताया है जो मैंने इसके प्रीवियस में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि जो जंतु है उसमें जो रासायनिक समन्वय है वो कैसे हो, हार्मोन्स के द्वारा होता है। कुछ अलग अलग हार्मोन्स जो है अलग अलग जगह पर जाता है, रुधिर के संपर्क में आता है, फिर उसको अलग अलग प्रकार से जो है शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला बात करते हैं, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। आप लोगों ने कई बार टीवी में एड्स भी देखे होंगे कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको आयोडीन नमक जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आवंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होती है ना। आवंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, अब देखो यहां से एक चीज और क्लियर हो जाता है, आवंटू ग्रंथि जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है ना, और उसको बनाने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आपको जो है आयोडीन की नीड होती है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। मतलब प्रोटीन जो है उसका उपापचय के लिए ये जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन ये नियंत्रित करता है। यहाँ वृद्धि के संतुलन के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हम गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। गाइटर एक प्रकार का बीमारी है जो कि आयोडीन की कमी से हो जाता है। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकता है। मतलब जैसे गाइटर जो आपका बीमारी है ये सबसे पहली चीज तो आयोडीन की कमी से होगा, और अगर ये बीमारी हो जाता है किसी को तो उस कंडीशन में लक्षण क्या क्या दिख जाती है, फूली हुई गर्दन, मतलब जो गर्दन होती है वो फूली हुई होती है, या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक, जो नेत्र का जो गोलक होता है, अभी मैं फिजिक्स में आप लोगों को समझाऊंगा, तो नेत्र का जो गोलक है वो बाहर निकल आ जाता है। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर की कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयोडीन नमक की जो सलाह बार बार दी जाती है, सरकार द्वारा भी कई सारे मुहिम चलाए जाते हैं, तो उसका रीजन ही यही है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। अब ये एड्रिनलिन जो है क्या है, हार्मोन है। तो जब ये कह रहा है कि रुधिर में स्रावित होती है, मतलब जो रक्त में जब ये मिलता है, निकलता है, तो उस कंडीशन में जो है हमारे शरीर में क्या क्या रिएक्शंस होती है, चलिए देखते हैं। एड्रिनलिन को आपातकाल हार्मोन भी कहते हैं, है ना, इमरजेंसी वाला हार्मोन। जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है, मतलब अभी मैंने इससे पहले बता रहा था आपको कि डरना, हंसना, रोना, खुश होना, ये सारी चीजें हार्मोन जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो आपातकाल हार्मोन कहते हैं इसको। जैसे जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थिति में होता है ना, जब उसको डर लग रहा हो या फिर वो बहुत टेंशन ले रहा है, बहुत तनाव ले रहा है, तब शरीर स्वयं एड्रिनलिन हार्मोन को बड़ी मात्रा में क्या करता है, स्रावित कर देता है, ताकि व्यक्ति आपातकाल का सामना कर सके, है ना। कोई इमरजेंसी अगर आए, है ना, व्यक्ति जो है अगर भयभीत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन होगी, है ना, उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिस वजह से वो डर रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिस वजह से वो तनाव में आ रहा है। तो जब भी ये चीज होता है तो उस कंडीशन में एड्रिनलिन जो है स्रावित होता है। इससे हृदय की धड़कन जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब हम डरते हैं या फिर जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है, जो हृदय की धड़कनें हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो बढ़ने का कारण यही है कि उसमें जो है अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इन अंगों की चोटी धमनियों के आसपास की पेशी सिकुड़ जाती है। यहाँ रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से सांस तेज चलने लगती है। ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। मतलब ये हार्मोन आप ही समझ लो, जब हम डरेंगे या टेंशन लेंगे तो उस कंडीशन में रिलीज होगा, ताकि हम
जो स्थिति हमारे सामने है वो स्थिति से हम सामना कर पाए, इससे हमारा जो हार्ट बीट है वो तुरंत बढ़ा देता है ये वाला हार्मोन, और हार्ट बीट बढ़ाने से अच्छे से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। अगला बात करते हैं, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों जाती है, क्यों की जाती है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने अभी बताया था जब आप लोगों को इंसुलिन वाला हार्मोन के बारे में बताया था अभी इससे पहले। तो इंसुलिन का हार्मोन आपको पता ही है, जो है रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है इंसुलिन का दवाई दिया जाता है, यानी कि मधुमेह जिसको हम बोलते हैं, ब्लड शुगर। इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय में उत्पन्न होता है ना। अग्नाशय आपको देखा होगा इसके प्रीवियस में जो मैंने डायग्राम आप लोगों को बताया था, अग्नाशय, ठीक है ना। ये हमारा ये जो है अग्नाशय है, ठीक, ये पुरुषों वाला है और यहाँ पर ये महिलाओं में अग्नाशय है, दोनों सेम ही होता है ना। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है, ठीक, थोड़ा डिफरेंट है। तो अग्नाशय इसमें जो है क्या होता है, ये इंसुलिन जो हमारा हार्मोन है वो उत्पन्न होता है। यहाँ रुधिर में शर्करा के स्तर को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है, मतलब जो हमारा ब्लड है उसमें जो शुगर का जो लेवल है वो कंट्रोल करता है। कोई देखना आप लोगों ने कहते होंगे कि अरे शुगर हो गया, इनको शुगर कैसे हो जाता है, ये जो अग्नाशय है जब वहां पर इंसुलिन जो हार्मोन है उसका उत्पन्न जो है कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, ऑब्वियसली बात है। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि शुगर हो गया है या फिर मधुमेह की बीमारी हो गई है। यदि यहाँ उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण शरीर में अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि जो शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें अगर कुछ कट जाए है ना, कहीं फट जाए, कुछ हो जाए तो वो बीमारी जो है सही होने में बड़ा समय लेता है, या फिर वो सड़ भी जाता है, कभी कभार देखा जाता है कि वो सड़ भी जाता है। तो यही रीजन है इंसुलिन की दवाई, मतलब ये बाहर से हम क्या करते हैं, हार्मोन्स को इंजेक्ट करवाते हैं अंदर, तो उससे क्या हो जाता है, जो शुगर होता है लेवल होता है वो कंट्रोल रहता है थोड़े टाइम के लिए। लेकिन हम बाहर से जो है सिंथेटिक चीजों को इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, इंजेक्ट कर रहे हैं, वो उतना प्रभावी तो नहीं होगा। जितने टाइम तक उसका असर रहेगा तब तक वो वर्क करेगा, उसके बाद तो बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अग्नाशय का सही से वर्क करना और जो इंसुलिन वाला जो हार्मोन है उसका उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है ना। अदरवाइज आप मीठा भी नहीं खा पाओगे, है ना, ये सारी चीजें हैं। इसलिए मधुमेह रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उनके शरीर में शर्करा का स्तर क्या रहे, नियंत्रित रहे, मतलब उनके जो ब्लड में यानी कि रुधिर में जो हमारे शुगर है वो जो है क्या रहे, कंट्रोल में रहे, है ना। तो इसमें जो है देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। देखो मैंने जो है अध्याय नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर बना रखा है, जिसमें मैंने मस्तिष्क हो गया, उसके बाद न्यूरॉन, है ना, तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया है आप लोगों के साथ। ठीक, प्लस चैप्टर का इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, वीडियो एक बार देख लीजिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। अब मैंने प्रतिवर्ती क्रिया को आपको पहले एक बार समझा रखा है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जिसमें हमें मस्तिष्क की इंटरफेयर की नीड नहीं होती है, मतलब जिसमें हम मस्तिष्क का प्रयोग ही नहीं करते। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं, अब मोमबत्ती के ऊपर अगर हमारा कभी हाथ पड़ जाए तो हम तुरंत ही उसको जो है हटा लेते हैं, है ना, तुरंत ही जो है उसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क उसको कमांड नहीं करता है, मस्तिष्क उसको कंट्रोल नहीं करता है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, इन सारी क्रियाओं में हमारा जो है मस्तिष्क भाग लेता है ना, इन सारी क्रियाओं में मस्तिष्क जो है भाग लेता है। लेकिन जैसे मोमबत्ती के लौ पर हमारे हाथ पड़ती है तो उस टाइम जो है हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो वहां मस्तिष्क हमारा काम नहीं करता है, वहां मेरुरज्जु काम करता है। ठीक है ना, तो वही है प्रतिवर्ती क्रिया, जिसमें मस्तिष्क का इंटरफेयर बिल्कुल भी ना होता हो। और टहलना आप जानते हैं, आप लोग टहलते होंगे, आपको टहलना है नहीं टहलना है वो आपके मस्तिष्क जो है उसको कमांड करता है। आपके पैरों को टहलते टाइम कैसे रखना है ना, कितनी दूरी पर पैरों को रखना है, वो आपका मस्तिष्क जो है कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सारी चीज समझा दिया है। अब देखो अब क्या है इसमें लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है कि नहीं, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं।
वही जो एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि प्रतिवर्ती क्रिया कौन जो है करता है, मेरुरज्जु जो है नियंत्रित करता है। समझ में आया? मेरुरज्जु नियंत्रित करेगा। और जो टहलने की जो क्रिया है वो टोटली हमारे सोच पर डिपेंड करता है ना, मतलब वो मस्तिष्क जो है उसको नियंत्रित करेगा, है ना। आगे क्या रहा है देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की इच्छा के बिना होने वाली अनैच्छिक क्रिया है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया जो है वह क्रिया होती है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, इसमें मस्तिष्क का इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होता है ना। ये अनैच्छिक क्रिया है, इसमें मतलब आपकी इच्छा होना या ना होना पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ स्वायत्त प्रेरक की प्रत्युचर है, यहाँ बहुत स्पष्ट और यांत्रिक प्रकार की है। ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित पेशियों द्वारा कराई जाती है, जो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती है, जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो मनुष्य सोच विचार कर ही करता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं, प्रतिवर्ती क्रिया ये मस्तिष्क के बिना जो है क्रिया होता है, मस्तिष्क का इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया है, कैंडल के ऊपर कभी हमारा हाथ पड़ जाता है लॉ के ऊपर, तो हम उसको तुरंत ही हटा लेते हैं, तो वहां मस्तिष्क इंटरफेयर नहीं कर रहा है, वहां आपका तंत्रिक जो है मेरुरज्जु जो है वहां पर आपका इंटरफेयर कर रहा है। समझ में आया? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के मध्य अंतर्कथन, जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं, में क्या अंतर होता है? ठीक है ना, सिनेप्स में क्या अंतर होता है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो सिनेप्स है उसमें क्या अंतर होता है? अब सिनेप्स क्या होता है वो मैंने आप लोगों को तंत्रिका तंत्र वाला जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है उसमें अच्छे से डिस्कशन करके बता रखा है कि सिनेप्स क्या होता है। समझ में आया? तो वही है कि दोनों के मध्य कह रहे हैं, दो तंत्रिका कोशिका अगर न्यूरॉन है, अगर दो न्यूरॉन है तो दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स होता है वो क्या होता है। ठीक, तो सिनेप्स के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ये जो है क्या करता है, ये जो है ट्रांसमिट करता है ना, जो भी संदेश होता है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट करने का काम करता है। चलिए देख लेते हैं। प्राणियों के शरीर में दो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन एक दूसरों के साथ जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है जुड़ा जुड़ा सा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे इस टाइप से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये सिनेप्स वाला पार्ट होता है हमारा, ये जुड़ता है। अब क्या होता है, न्यूरॉन एक दूसरे से साथ जुड़कर श्रृंखला बनाते हैं और सूचना आगे प्रेषित करते हैं, और इसी प्रकार से जो है सूचना आगे प्रेषित होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये सामने जो है यहाँ पर इस टाइप के जो है बना हुआ था। आप वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सूचना एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुवाकृति जिस सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया के द्वारा यह विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। यह आवेग ध्रुमिका को से कोशिका तक पहुंचाता है और तंत्रिका कक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। तंत्रिका कक्ष के अंत में विद्युत आवेग के द्वारा कुछ रसायनों को उत्पन्न कराया जाता है जो रिक्त स्थान यानी कि सिनेप्टिक दरार बोलते हैं उसको हम, को पार कर अपने से अग्नि तंत्रिका कोशिका की ध्रुविका से इसी प्रकार विद्युत आवेग को आरंभ कराते हैं। यहाँ शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इसी प्रकार का एक अंतर्धन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं या ग्रंथियों तक ले जाता है। मतलब इसमें ये कहा है कि ये जो सिनेप्स होता है वो मतलब इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। सिनेप्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इस प्रकार से लास्ट तक वो ले जाता है। समझ में, यही चीज इसमें बताया रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मतलब मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है, ये मैंने जब मस्तिष्क वाला आपको समझाया था, मानव मस्तिष्क है ना, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप लोगों को बताया था। ह्यूमन ब्रेन जब मैंने आप लोग बताया था उसमें आप लोगों को बताया था कि कौन सा पार्ट जो है मस्तिष्क का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क होता है सेरिबेलम, जिसको हम बोलते हैं, शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यहाँ प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यही ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है ना। वही तो कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है।
तो ये संतुलन और शरीर की स्थिति का अनुरक्षण जो है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम करता है। ठीक है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? देखो, हमारी नाक में गंध ग्राही होते हैं, है ना, जो हमारी नाक है उसमें गंध ग्राही होती है। इनके संवेदी न्यूरॉन अगरबत्ती की गंध को ग्रहण करते हैं और अनुक्रिया को प्रेरक क्षेत्र तक पहुंचाते हैं। अगर मस्तिष्क में ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करने का क्षेत्र होता है जो सूंघने के लिए विशिष्टीकृत है, वही गंध का निर्माण लेकर अगरबत्ती की सुगंध हमें अनुभव करवाता है। देखो कितना जो है मिली जुली काम करता है हमारा बॉडी। न्यूरॉन से जो है अगरबत्ती गंध को न्यूरॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और वो जो है ट्रांसमिट करते हुए अग्र मस्तिष्क के द्वारा जो है, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क के द्वारा जो है हमारे पास संवेदी आवेग, ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करता है। ठीक है, संवेदी आवेग प्राप्त करता है और सूंघने के लिए विशिष्टीकृत है, जो कि सूंघने के लिए विशिष्टीकृत है, मतलब जो ग्राही आवेग है ना, ग्राही संवेदी आवेग जो होता है वो सूंघने के लिए मतलब उत्तरदायी होता है। वही गंध निर्माण लेकर अगरबत्ती की सुगंध हमसे अनुभव करवा देता है और हमें सुगंधित लगता है। अगला चलिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? अब प्रतिवर्ती क्रिया मैंने बताया है इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का कोई जो है इंटरफेयर नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा कल्पना करके देखिए कि मस्तिष्क के बिना क्या हमारा जो बॉडी है वो कंप्लीट है कि नहीं? हम प्रतिवर्ती क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसमें मस्तिष्क का क्या रोल है? देखो, प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती है। पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो मस्तिष्क के द्वारा जो है उसको परिचालित नहीं किया जाता है। ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो प्रेरक के प्रत्युत्तर में होती है। ये क्रियाएं चाहे मस्तिष्क की इच्छा के बिना होती है पर मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंची है जहां सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है। मतलब अब जैसे ही घटना हो जाती है, प्रतिवर्ती क्रिया एक बार हो जाने के बाद जाकर के हमारे मस्तिष्क को पता लगता है अरे ये तो ऐसा था। अब जैसे कि मैं अभी मोमबत्ती का लॉ वाला एग्जांपल आप लोगों के सामने लिया था कि अगर आप इस पर हाथ रख देते तो आप तुरंत इसको हटा लेते। जब हम हटा रहे हैं वो जो क्रिया है वो आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है, समझ में? वो जो क्रिया है वो आपका प्रतिवर्ती क्रिया है, वहां मस्तिष्क इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन जब हटा लेते हैं विदिन 2 या 3 सेकंड के बाद आपको रियलाइज होता है कि अरे मैंने तो मोमबत्ती के लॉ के ऊपर हाथ रखा था, समझ में? मैंने तो मोमबत्ती के लॉ के ऊपर हाथ रखा था, तब आपका मस्तिष्क की भूमिका वहां पर जो है जागृत होता है, समझ में? तो ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी है और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको कुछ पहले में 3 क्वेश्चन दे रखा है जो कि टिक मार्क में है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। मतलब देखो, पादप हार्मोन मतलब पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन हम पादप हार्मोन बोलते हैं। तो देखो, इंसुलिन इंसानों में होता है, एस्ट्रोजन इंसानों में होता है। जब मैंने आपको पादप हार्मोन और जो है मानव हार्मोन है ना, मानव में जंतुओं में पाने वाले जो हार्मोन्स है उसके बारे में जब मैंने बताया था, तो इंसुलिन, एस्ट्रोजन और जो है थायरॉक्सिन, ये सारे जो है मैंने आप लोगों को बताया था जब ह्यूमन के लिए। लेकिन साइटोकाइनिन जो हमारे पास ये हार्मोन है ये पादपों में पाया जाता है। अगर डिटेल में इस जो है हार्मोन के बारे में आपको जानना है तो पादप हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है जो मैंने वीडियो बना रखा है उसको आप लोग जो है देख लीजिए। उस लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे जितने भी हार्मोन्स है इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो द्रुमिका तो हम नहीं बोलते हैं, एक्सॉन भी हम नहीं बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। और आवेग भी हम नहीं बोलते। अब देखो, न्यूरॉन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना रखा है, वहां पर मैंने द्रुमिका हो गया, एक्सॉन हो गया, उसके बाद सिनेप्स हो गया, है ना, ये सारी चीजें जो है मैंने आप लोगों के लिए, ये तो इसका पार्ट ही नहीं है। आवेग तो दूसरी चीज हो गया ना, ये ट्रांसफर करता है जो इलेक्ट्रिक जो करंट है, जो रसायन है उनको वो करता है, तो आवेग के रूप में जो है उसको ट्रांसफर करता है। तो ये तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये 3 चीजें जो है न्यूरॉन में आपको मिलता है। तो 3 चीजों के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। अगला है, जब मस्तिष्क मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें वो वाला लेक्चर आपको देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन करने के लिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है किस लिए? है सोचने के लिए, बी
हृदय स्पंदन के लिए है, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए है, या फिर डी उपरोक्तों में सभी है। देखो आपको बताइए मस्तिष्क सोचने का भी काम करता है, हृदय स्पंदन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मस्तिष्क ही जो है हृदय का स्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। ये बात आप ध्यान रखना। मैंने मस्तिष्क वाला जो मानव मस्तिष्क का वीडियो जब मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, जब मैंने समझाया था इसके बारे में, वहां ये सारी चीजें मैंने डिस्कशन किया था। उसके बाद शरीर का संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर मस्तिष्क जो है काम नहीं करेगा तो आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो आप बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, आप चलने के लिए सोच जो है, अगर चलना चाहोगे तब भी नहीं होगा, आप उठना चाहोगे तब भी नहीं होगा, खाना चाहोगे तब भी नहीं होगा, तो बैलेंस तो बिगड़ना ही बिगड़ना है ना। इसीलिए जो उपरोक्त में सभी वाला है, ये सारे के सारे जो काम है वो मस्तिष्क करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अब क्वेश्चन हमारे पास जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, देखो कह रहे हैं कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब ग्राही क्या होता है इसके बारे में भी बताया है मैंने। चलिए देखते हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया में एक समुचित गति उत्पन्न होती है जो हमारे आसपास होने वाली स्थिति में हमें प्रभावित करती है। हमारे शरीर के ग्राही उन सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं जो उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेज देते हैं। ये ना ग्राही क्या करता है, ये इनपुट लेता है, इनपुट ले करके ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जो है कलेक्ट करता है। समझ में आया। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, उस तक भेजने का काम करता है ये ग्राही। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और सुषुम्ना उचित संदेश शरीर के विभिन्न अंगों और ग्रंथियों को प्रेषित कर देते हैं। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो तो वे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को ना तो समझ पाएंगे और ना ही उनके प्रति ठीक प्रकार से कोई प्रतिक्रिया कर पाएंगे। तो देखो ग्राही की अगर मैं बात करूं, ग्राही का क्या काम होता है। ग्राही जो है जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, हमारे आसपास में होने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको क्या करता है, ये जो है इकट्ठा करता है, एक जगह लाता है ना, और फिर इसको कहां तक पहुंचाता है, इसको जो है न्यूरॉन तक जो है पहुंचा देता है। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर इंफॉर्मेशंस जो है ये ठीक से काम नहीं करेगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो आप जो है जितने भी चेंजेस आ रही है हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, वो सारी चीजें आपको सही से पता नहीं लग पाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में तो मैंने इतनी अच्छे से आप लोगों को बता रखा है एक सेपरेट वीडियो में। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। मैंने यहाँ पर फिर से क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको एक बार क्वेश्चन का पैटर्न जरूर पता लगे कि एग्जाम में कैसा आने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाने के लिए आपसे आ सकता है, इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है ना। ये जितने भी हमारे पास सूचनाएं होती है, जितने भी मैसेजेस होती है हमारे एनवायरनमेंट से मिले या फिर हमारे बॉडी के एक्टिविटी से मिले, वो सारी चीजें जो है क्या कौन जो है संवहन करता है उसका, ये तंत्रिका तंत्र ही उसका संवहन करता है। यहाँ विशेष रूप से लंबी होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ ये देखो कितना लंबा है, ये विशेष रूप से क्या है, लंबा है। इसमें जीव द्रव्य से घिरा हुआ केंद्रक होता है। ये देखो ये हमारा जो है क्या है, केंद्रक है। ये वाला जो पार्ट है वो केंद्रक है। जीव द्रव्य से डेंटाइट्स नामक अनेक छोटी छोटी शाखाएं होती है। ये सारे हमारे क्या है, डेंटाइट्स है ना। ये सारे हमारे क्या है, डेंटाइट्स, डोमिका, है ना। इन शाखाओं में से एक शाखा अधिक लंबी होती है। इन शाखाओं में से एक शाखा जो है लंबी होती है, इसे एक्सॉन कहते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ये लंबी शाखाएं है, ये हमारा क्या है, एक्सॉन है। आप देख सकते हो ये अंदर से गया हुआ पार्ट है ना, ये एक्सॉन है। ये जो लंबी शाखा है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सॉन। यहाँ संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है। ये इंफॉर्मेशन को कोशिका से क्या कर लेता है, दूर ले जाता है।
कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी नहीं होती है। इनके बीच रिक्त स्थान होता है जिसमें बहुत ही समीप का संवहन होता है। ये ठीक है इसमें जो है रिक्त स्थान होती है। इसे अंतर्ग्रथन करने कहते हैं। यदि हमारे पैर में दर्द है तो इसकी सूचना पैर में स्थित संवेदी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स ग्रहण करते हैं। तंत्रिका कोशिका उसे विद्युत संकेत में बदल देती है। यहाँ विद्युत संकेत तंत्रिका कक्ष के द्वारा प्रवाहित होती है। अंतर्ग्रथन में होता हुआ यह मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क संदेश ग्रहण कर उस पर अनुक्रिया करता है। प्रेषक तंत्रिका इस अनुक्रिया को पैर की पेशियों तक पहुंचाती है और पैर पर पेशियों उपस्थित अनुक्रिया करती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन 3 प्रकार की होती है। जैसे संवेदी तंत्रिका कोशिका शरीर के विभिन्न भागों में यहाँ संदेश को मस्तिष्क की ओर ले जाती है। उसका प्रेरक तंत्रिका कोशिका यहाँ मस्तिष्क से आदेशों को पेशियों तक पहुंचाती है। बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका यहाँ संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशी की तरफ ले जाने का काम करता है ना। तो ये तंत्रिका पेशीय संधि है। ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर एक पहला वाला तो न्यूरॉन का चित्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा वाला तंत्रिका पेशीय संधि है। आप देखिए किस प्रकार से जो है तंत्रिका कक्ष से ये जो है जुड़ा हुआ है। ये पेशीय फाइबर्स होते हैं, ये कोशिकाएं होती है, हमारी सेल्स है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, है ना, इसको सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। ये सब मैंने बता रखा है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, देखो प्ररोह का प्रकाश की ओर गति करना, मतलब जो पादप होते हैं उसका प्रकाश की तरफ गति करना जो है प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। यहां गति प्रकाश की ओर प्रारोह मतलब पादप जो भी है पौधा छायांकित पक्ष की ओर कोशिकाओं को अधिक वृद्धि के कारण होती है। कोशिकाओं की वृद्धि अधिक छायांकित पक्ष की ओर ऑक्सीन के स्राव के कारण होती है। अगला है मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। मेरुरज्जु आपको पता ही होगा, मेरुरज्जु शरीर की निचली तथा ऊपरी बाजुओं, टांगों, वक्ष तथा उदर से संकेतों का स्थानांतरण करता है। यदि मेरुरज्जु में कोई आघात या फिर चोट लग जाती है तो यह सूचनाओं को मस्तिष्क तक स्थानांतरित नहीं कर सकेगी। शरीर का निचला भाग मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं रहेगा और संतुलन गति नहीं कर पाएगा। विद्युतीय संकेत संपर्क भी टूट जाएगा तथा सूचना नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरुरज्जु आघात मतलब चोट होता है। तो अगर मेरुरज्जु में जो बैकबोन है हमारा, उसमें जो है अगर हमारा कहीं से अगर कहीं तक चोट आ जाए तो आप ये समझ लो कि जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, अगर चोट लग गई या कुछ लग गई हमें, तो हमें उसका इंफॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में नहीं पहुंचेगा, जो कि डिसबैलेंस हो जाएगा पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, मतलब पौधों में जो रासायनिक समन्वय है वो कैसे होता है। तो पादप में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो उसके विशिष्ट भागों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ह्यूमन में होता है वैसे ही पादपों में भी होता है। पादपों में प्ररोह प्रकाश के आने की दिशा की ओर ही बढ़ता है। गुरुत्व अनुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मोड़कर अनुक्रिया करता है। इस प्रकार जलानुवर्तन और रसायनावर्तन होता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनावर्तन का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये पादपों में रासायनिक समन्वय इस प्रकार से होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। कोई जीव है उसमें नियंत्रण और समन्वय, अभी जो चैप्टर का नाम है तो आप समझ ही चुके होंगे, बहुत सारी बातें हमने किया है कि नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या रिक्वायरमेंट है। देखो बहुकोशिकीय जीवों की संरचना बहुत जटिल होती है। उनके शरीर के विभिन्न बाहरी और भीतरी अंगों की विशिष्ट कार्य प्रणालियों को और गतिविधियों में तालमेल की परम आवश्यकता होती है। अंगों के नियंत्रण और समन्वय के द्वारा ही नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, है ना, ये सारी चीजें, देखो समन्वय नियंत्रण चीजें नहीं होंगी तो सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाएगी। यही तो हम सीखे इस चैप्टर से।
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सकती है। जीवों की जटिल प्रकृति के कारण ही वे उन तंत्रों का उपयोग करते हैं जो कि नियंत्रण एवं समन्वय कार्य करते हैं। विशिष्टीकरण ऊतक का उपयोग नियंत्रण और समन्वय में सहायक सिद्ध होता है। जो ये टिश्यूज होते हैं ना, ये हमारे कोऑर्डिनेशन बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, बता रखा है मैंने आपको। अनैच्छिक क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? देखो, पलकों का झपकना, छींकना तथा खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है। आप पलक झपक रहे हो, सोचो ना इस बारे में, पलक झपक रहे हो, तो ये जो क्रियाएं हैं, क्या ये हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है? अब आप चल रहे हो, बात कर रहे हो, तो आपका पलक अपने आप झपकता रहता है। छींक आ रही है तो मस्तिष्क पर, आप मस्तिष्क के द्वारा अगर छींक को कभी कंट्रोल करके देखना कैसा होता है। खांसना, अब अगर खांसी आ रही है तो मस्तिष्क उसको कंट्रोल कभी नहीं कर पाएगा, वो खांसी आएगा ही आएगा। तो ये जो, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक, इसमें मस्तिष्क का बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक जो है नियंत्रण नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। जबकि अनैच्छिक क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इस प्रकार अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से कैसा है? भिन्न है ना। मस्तिष्क पर कुछ एक्टिविटी आप सोचिए ऐसा, है ना, जैसे चलना हो गया, ये सारी हमारी कैसी है? अनैच्छिक। मतलब ये जो है हम मस्तिष्क पर पूरा कंट्रोल होता है। अगर चलना है तो मस्तिष्क पर कंट्रोल होता है, मस्तिष्क कमांड करता है कि हमें चलना है। अगर हमें रुकना है तो मस्तिष्क कहता है कि रुक जाओ। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से क्रियाएं करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, है ना, मतलब जो चैप्टर है उसी के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कॉन्ट्रास्ट कीजिए। तंत्रिका की क्रियाविधि, तंत्रिका न्यूरॉन एक एक्सॉन के अंत में विद्युतीय आवेग का परिणाम है जो कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ती है। ठीक है ना, ये तंत्रिका की बात कर रहे हैं। सूचना विशिष्ट एक या अनेक तंत्र कोशिकाओं, न्यूरॉनों आदि को प्राप्त होती है। इसे उत्तर शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। हार्मोन की क्रिया विधि क्या है? यह रक्त के द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश होता है। तो हार्मोन रिलीज होता है, फिर ब्लड के द्वारा जो है ये आगे भेजा जाता है। उसके बाद देखिए, सूचना धीरे धीरे गति करती है। सूचना सारे शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, जिसे कोई विशेष कोशिका या तंत्र स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसे उत्तर प्राय धीरे धीरे प्राप्त होगा। इसका प्रभाव प्राय देर तक रहता है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान चीजें हैं। अब ये सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है चैप्टर रिव्यू में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, बात करते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? छुई मुई के बारे में आपको पता होगा, ये पौधा होता है। देखो, छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को झुकाकर या बंद कर संवेदनशीलता का परिचय दे देती है ना। पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण पादप कोशिका यहाँ परिवर्तित कर लेती है, जबकि हमारी टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है जो कि अनुमस्तिष्क के द्वारा जो है संचालित होती है ना। इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो देखो कितना आसान जो है ये अभ्यास के प्रश्न थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें से देखो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।